So, good morning students again. Yesterday we learnt the poem Boys Song, and it was a very short poem, so in a single video I could just explain the poem. But today, as I had promised, that in our next class we will be attempting the question answer of this poem. But as a review, again, just for a short revision, if anybody missed the class yesterday, it was the poem that is written by Wilfred Wilson Gibson, and as you can see, this poem is consisted of 3 stanzas. 1, 2, 3 भाग में ये बटी हुई है. तो पहले में ये बताया गया है कि जो कवि है वो कोई फंदा नहीं लगाता है पक्षियों को पकड़ने के लिए, क्योंकि उसका ऐसा मानना है कि उनको प्रकृति ने जिस आज़ादी में रखा है उसी आज़ादी से उनको छोड़ देना चाहिए. दूसरी में वो ऐसे 2 पक्षियों को प्रतीक में लेता है जिनको लगभग पकड़ना या उन तक पहुंचना नामुमकिन होता है. उसमें से एक तो है ये ब्लू टिट, बहुत छोटी सी चिड़िया होती है, ऐसे दुर्गम कंटीली झाड़ियों में रहती है जहाँ तक मानव पहुँच नहीं पाता है. हालांकि ऐसा नहीं है कि मानव कहीं नहीं पहुँच पाया, मानव तो चांद पे भी पहुँच गया, लेकिन एक प्रकार एक सामान्य इंसान के लिए ये एक दुर्लभ सी चीज़ है. और दूसरा है ईगल. ईगल भी आपको बताया था कल मैंने कि पहाड़ियों, जो सीधी पहाड़ियाँ होती है उसके ऊपर जो अंदर से पत्थरों में से कुछ टहनियाँ निकलती है स्वाभाविक रूप से, उनमें वो रहते हैं. और फिर तीसरे में बताया गया था उसकी कवि एक कल्पना करता है कि ये दोनों पक्षी जिनको उसने आज़ाद छोड़ रखा है उसको वो कैसे आनंद की अनुभूति देते हैं. तो जो ईगल है उसके पंख के ऊपर बैठ के वो सूर्य की तरफ जा रहा है, और ब्लू टिट जो है वो कवि के हृदय में धीरे धीरे अपना गीत सुना रही है. सो ये एक पोएम के बारे में बता दिया. As well as now the explanation will be for English medium, as we had learned yesterday that in the first stanza the poet says that he sets no snare, कोई भी trap नहीं लगाता है, to catch the birds. He leaves them freely as the freedom has been provided by nature. That was the first stanza. In second stanza again the poet has used 2 objects of nature, but in the sense of birds. The first one is blue tit and second one is eagle. In third stanza the poet in his imagination thinks that he is sitting on the wings of eagle and he is riding towards the sun. सूरज की तरफ ऊपर जा रहा है. And then the blue tit is singing in the heart for poet's delight. So this was the poem, and it's very easy. Even after you don't know the meaning of the poem, if you read this poem thoroughly, अगर ध्यान से पढ़ोगे 2-3 बार, then most of 80% of the meaning you will be able to grasp. Now, what are the possible questions that can be asked from this poem? We will learn today. Sorry. Again, this is Noble Nature, and we are still lacking in this poem. In my next class, we will discuss about this poem. But today, this is the boys' song, as you can see. The boys' song. As you all know that I have always some shortcuts to learn the things or to crack the things very easily. And similarly for this poem also, I have designed such a thing. As you can see here, it's written poet. Then there's a dash. It means that ये जो आंसर है इसमें ये शब्द कॉमन रहेगा. जब भी हम पोएट्री के किसी भी क्वेश्चन का आंसर देंगे तो हम यही कहेंगे, इन द पोएम बॉयज सॉन्ग रिटन बाय विल्फ्रेड गिब्सन द पोएट सेज दैट. यहाँ पे एक वर्ड आता है, वर्ब आती है. ओके, नाउ यू कैन सी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द पोएट. देन यू कैन सी इट्स बर्ड्स, पक्षी है. विच आर द 2 बर्ड्स? द नेम आर ब्लू टिट एंड ईगल. आपको मैंने डैश इसलिए बताया गया है क्योंकि आप किसी भी पॉइंट पे किसी भी आंसर को लिख सकते हैं. सपोज क्वेश्चन पूछा गया, विच आर द 2 birds that a poet has used in the poem? You can say the poet has used 2 birds of nature, they are blue tit and eagle. यहाँ पे हो जाएगा. ठीक है, इसका संबंध इससे है. the poet keeps the birds uncaged. उनको पकड़ता नहीं है. क्यों? Because it gives them joy. उसको अच्छा लगता है. कुछ लोगों को पिंजरे में पक्षियों को बंद करके अच्छा लगता है, कुछ को आज़ादी से खुले में उनको देखना अच्छा लगता है. सो ही इज डिलाइटेड व्हेन ही सीज देम एंड फ्रीडम. अब यहाँ पर आप देखें
ब्लूटिट सिंग्स इन द हार्ट, थोड़ा सा कट गया है, मैं आपको जब पिक भेजूंगा स्कैन की उसमें नहीं होगा ऐसा। जो ब्लूटिट जो है इट सिंग्स, कहां पे गाता है वो? इन द पोएट्स हार्ट, ओके। और ईगल कहां जा रहा है? टुवर्ड्स द सन। आप ये सब भूल गए कि ही इज फ्लाइंग सनवर्ड्स टुवर्ड्स द साइंस। बिल्कुल इजी, कीप द थिंग्स वेरी इजी, सिंपल। जितने कम शब्द में मैक्सिमम आप मीनिंग दे सकते हो, एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा। द पोएट कीप्स द बर्ड्स अनकेज्ड, ओके। ही हैज यूज्ड ब्लूटिट एंड ईगल as two objects of nature. Then bluetit sings in the heart of poet to give it joy, and eagle flies towards the sunwards in the imagination of the poet. 1 2 3 4 5 6 और 7 वर्ड्स में पूरी थीम आ गई है आपकी। आप देखिए इसको, मैंने यहाँ पे टाइप कर रखा है, इसकी भी भेजूंगा। देखिए थीम ऑफ द पोएम। अब ये उन बच्चों के लिए जिनको अच्छा स्कोर करना है, ये उनके लिए जिनको काम चलाऊ करना है। द थीम ऑफ द पोएम, द पोएट इज अ बर्ड लवर, वो पक्षियों का प्रेमी है। द पोएट इज इन द फेवर ऑफ बर्ड्स फ्रीडम, वो हमेशा इस पक्ष में रहता है कि पक्षियों को आजादी मिलनी चाहिए। ही सेट्स नो स्नेर और केज फॉर एनी बर्ड्स, किसी भी पक्षी के लिए न फंदा या पिंजरा कुछ भी नहीं लगाता है। He enjoys birds flying freely in the air, वो खुद आनंद लेता है, पक्षी जब आकाश में उड़ते हैं उसको आनंद की अनुभूति होती है। He imagines, अब वो कल्पना करता है। He flies towards the sun, देखिए यहाँ पे अंडरलाइन कर रखा है, on the wings of eagle, ईगल की बाज की पंख के ऊपर बैठ के वो सूरज की तरफ जा रहा है। He feels bluetit is singing in his heart, वो छोटा सी चिड़िया ब्लूटिट उसके हृदय में बस के गाना गा रही है। All the birds, अगेन ये छोटा सा थीम है, all the birds belong to the poet, जितने भी पक्षी हैं वो सारे ही कवि के हैं। Because he sets no snare, क्योंकि वो फंदा लगाता ही नहीं है, मुझे फंदा लगाने की जरूरत ही नहीं है, कि सब मेरे ही है, ये मुझे पकड़ के लाने की जरूरत क्या है। He leaves them fly freely, उनको छोड़ दिया है तुम आजादी से उड़ो। फिर यहां पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, द बर्ड्स कम एंड गो फॉर द जॉय ऑफ द पोएट। अब कवि ने उसको बांध नहीं रखा है तो वो खुद अपने आप कवि के पास आते हैं और वापस चले जाते हैं। क्यों आते हैं? बिकॉज दे फ्लाई फ्रीली इन द स्काई, क्योंकि उनको कोई बांध नहीं रखा है, आजाद है, और कवि की खुशी के लिए वो उनके पास आते और चले जाते हैं। इन द इमेजिनेशन, और अपनी कल्पना में, द पोएट सोर्स। ना व्हाट इज सोर्स? सोर्स का मतलब था बैठना, बैठना मतलब किसी ऊपर बैठना। सोर्स टू फ्लाई हाई अपवर्ड्स, ऊपर जाने की यात्रा में, ऑन द ईगल्स विंग। तो इस तरीके से वो उसके पंख पे बैठ करके सूरज की तरफ जा रहा है। आफ्टर दिस वीडियो आई विल ऑल्सो सेंड दिस पिक, द पिक ऑफ दिस थीम, ताकि आप उसको घर पे पढ़ सको। एंड जब नेक्स्ट सैटरडे आपको क्वेश्चंस पुट आउट किए जाएंगे, देन try to answer the questions in your notebook, और when the class will resume physically in our school, तब मैं इन कॉपी को चेक करूंगा। Okay, till then revise and read the poem again. Thank you. Good morning student. तो आज डिमांड का पार्ट 2 है। कल हमने डिटर्मिनेंट्स कुछ पढ़ लिए थे, 2-3 डिटर्मिनेंट्स, तो आज उसके आगे से हम पढ़ेंगे। जैसे कि हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम को मैंने लिखा, भले ही इंग्लिश में है, लेकिन हिंदी मीडियम वाले ये एक्सक्यूज ना दे कि हमें हिंदी में नहीं समझाया, हिंदी में लिखा नहीं। यहाँ पे लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसीलिए किसी भी एक ही लैंग्वेज में लिख के मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। लेकिन जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ तब मेरी लैंग्वेज हिंदी भी है और इंग्लिश भी है। और फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पे मुझे पूछ सकते हैं ग्रुप में, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड मतलब मांग को निर्धारित करने वाले तत्व। तो मांग को निर्धारित करने वाले तत्व में हम देखेंगे कि प्राइस ऑफ कमोडिटी इटसेल्फ मतलब उसी वस्तु की कीमत, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। इनकम ऑफ द कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता की खुद की इनकम, कि उसकी खुद की इनकम कितनी है, उसकी जितनी इनकम होगी उसी हिसाब से वो डिमांड करेगा, मांग करेगा। तो ये भी हम समझ चुके। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, तो रिलेटेड गुड्स में पहला है कॉम्प्लीमेंट्री गुड मतलब पूरक वस्तुएं।
और दूसरा है सब्स्टिट्यूट, मतलब स्थानापन्न वस्तुएं, स्थानापन्न वस्तुएं। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब होता है कि साथ में इस्तेमाल किए जाने वाली, जैसे कि मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था कि अगर पेट्रोल वाली कार महंगी है, पेट्रोल वाली कार सस्ती है लेकिन पेट्रोल महंगा है, तो पेट्रोल वाली कार की जो बिक्री है उस पर असर पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि अभी कार सस्ती है, खरीद लेंगे, लेकिन पेट्रोल तो महंगा है, पेट्रोल हमें बार बार डालना है, तो उस पेट्रोल की कीमत ज़्यादा होने की वजह से उस पेट्रोल वाली कार को लोग कम खरीदेंगे, उसकी मांग कम होगी, क्योंकि ये कैसी है, पेट्रोल और पेट्रोल की कार कैसी वस्तुएं, पूरक वस्तुएं। पूरक मतलब एक दूसरे की पूरक, साथ में इस्तेमाल किए जाने वाली वस्तुएं। जैसे कि मैंने बोला था चाय की कीमत कम है, मतलब चाय पत्ती की, लेकिन शक्कर की कीमत ज़्यादा है, तो इंडिया में ज़्यादातर लोग चाय पीते हैं अगर, तो शक्कर की कीमत ज़्यादा होने का असर चाय पत्ती पर भी पड़ेगा, उसकी मात्रा मतलब उसकी जो मांग है उस पर भी पड़ेगा, क्योंकि जब शक्कर ही कम खरीद रहे हैं तो बिना शक्कर की कितने दिन पी सकते हैं, तो वो चाय पत्ती भी कम कंज्यूम करेंगे, वो सोचेंगे कि हम चाय ही क्यों ना कम कर दें, बिना शक्कर की चाय तो हमें नहीं भा रही। तो इस तरह से वो दोनों पूरक वस्तुएं। अगला है सब्स्टिट्यूट गुड्स, मतलब स्थानापन्न वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुएं ऐसी होती है एक की जगह पे दूसरी इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि एक का भाव बढ़ गया तो वैसी ही किसी दूसरी वस्तु पर हम डाइवर्ट हो जाते हैं। जैसे कि किसी एक चीज का कोई एक प्रोडक्ट हम खरीद रहे थे और उसका भाव एकदम से रेज हो गया, जैसे कि लोग बिस्किट खाते हैं, अक्सर डेली लाइफ में बिस्किट लेते हैं, तो वो पर्टिकुलर बिस्किट महंगा होता ही जा रहा है, तो हो सकता है कि वो लोग उस बिस्किट को छोड़ के सेम फ्लेवर वाला कोई दूसरे बिस्किट पे वो अपना माइंड डाइवर्ट कर ले, अपना परचेजिंग जो है, अपनी चॉइस जो है उसको बदल ले। वैसे लोग अपनी चॉइस पे टिके रहते हैं कुछ लोग, लेकिन कुछ लोग अपनी चॉइस से हट भी जाते हैं, मतलब वैसे ही किसी और चीज पे चले जाते हैं क्योंकि वो चीज बहुत महंगी हो गई, तो वो होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स का ये असर होता है कि जो गुड्स हम यूज कर रहे हैं, जो अभी हम गुड यूज कर रहे हैं, अगर उसका भाव बढ़ गया तो उसका जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसका भाव अगर उससे सस्ता है, मतलब स्थानापन्न वस्तु उससे सस्ती है, तो इस वस्तु को छोड़ के हम उस स्थानापन्न वस्तुओं को खरीदेंगे, और स्थानापन्न वस्तु उससे भी महंगी है जो हम खरीद रहे हैं, तो हम जो खरीद रहे हैं उस वस्तु को छोड़ के स्थानापन्न वस्तु नहीं खरीदेंगे। तो इनका भी एक दूसरे पे असर होता है, पर ये साथ में इस्तेमाल नहीं होती, ये एक दूसरे के स्थान पे इस्तेमाल होती है। मतलब इंस्टेंट ऑफ दैट, जो भी वस्तु है इंस्टेंट ऑफ दैट हम कोई और वस्तु खरीदते हैं उसी की जैसी, वैसा ही उपयोग देने वाली, वैसा ही यूसेज देने वाली। जैसे एक मोबाइल खराब हो गया तो जरूरी नहीं है उसी कंपनी का दूसरा मोबाइल खरीदें, वैसे ही फीचर वाला या उससे अच्छे फीचर वाला हम दूसरी कंपनी का मोबाइल भी खरीद सकते हैं जो उससे सस्ते में है। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग ये देखते हैं कि अगला मोबाइल खरीद रहे हैं तो थोड़ा महंगा हो लेकिन फीचर ज्यादा हो, मतलब यूसेज उससे भी ज्यादा हो। इसका मतलब यही है कि पहले वाले मोबाइल से वो एक तरह से सस्ता ही है। तो यही होती है स्थानापन्न वस्तु, एक वस्तु का स्थान दूसरी वस्तु ले लेती है, लेकिन कब लेती है, जब वो वैसा ही उपयोग दे लेकिन कम कीमत पर, तभी लेती है। ठीक है, ऐसे ही जानबूझ के कोई महंगी वस्तु खरीद रहा है, मतलब उसकी इनकम जरूर बढ़ गई होगी, लेकिन उसकी इनकम सेम है तो फिर वो एकदम से उतना खर्चा नहीं करेगा, है ना। तो ये थे अपने कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स, मतलब पूरक वस्तुएं और स्थानापन्न वस्तुएं। अगले निर्धारक तत्व है कंज्यूमर प्रेफरेंस एंड टेस्ट, मतलब अगले डिटर्मिनेंट्स हैं कंज्यूमर का, उपभोक्ता का की पसंद और उसका टेस्ट। टेस्ट मतलब वो किसी एक ही तरह के टेस्ट पे रहता है, भले दूसरी वस्तु खरीदेगा लेकिन सेम टेस्ट की। जैसे कि कुछ समय पहले कुछ टाइम पहले गुड डे बिस्किट जब न्यू लॉन्च हुए थे तो वो काफ़ी महंगे थे। अब उसमें नट्स डालते हैं या नहीं डालते वो नहीं पता, लेकिन उसमें जो भी है काजू के नाम पर अगर सिंग भी है तो भी नट्स तो दिख रहे हैं, वो एक प्रेजेंटेशन है।
लोगों को बताने के लिए, तो काफ़ी महंगे होते थे। अब हम देखें कि सेम वही टेस्ट आपको पार्ले जी के 2020 में भी मिल जाता है, जबकि वो बहुत सस्ता है। मतलब अगर कोई सेम टेस्ट खाना चाहता है गुड डे जैसा, तो वो 2020 बिस्किट परचेज करके भी सेम टेस्ट ले सकता है, जबकि वो उससे सस्ता है। पर उस आदमी का टेस्ट तो वही हुआ, मतलब उसको गुड डे जैसा ही खाना था। ऐसा तो नहीं है वो मीठे की जगह सॉल्टी बिस्किट खाने लग गया या कुछ और खाने लग गया, ऐसा नहीं, उसका टेस्ट वही था, लेकिन अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसने दूसरा ले लिया। कभी कभी ये भी होता है कि लोग कितनी भी महंगी हो जाए जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं उसी चीज़ को खरीदते रहते हैं, क्योंकि उनका ये रहता है कि हम ब्रांड के लिए लॉयल है। लॉयल मतलब ईमानदार है, बस यही ब्रांड खरीदेंगे या यही प्रोडक्ट खरीदेंगे, क्योंकि बस मेरे को यही पसंद है, मेरा टेस्ट यही है, मेरा प्रेफरेंस यही है, या मुझे सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन यही प्रोडक्ट देता है। सब किसी की थिंकिंग वैसी भी हो सकती है। तो कंज्यूमर का जो टेस्ट है और प्रेफरेंस है, कभी कभी ये होता है इनकम उतनी ही है, इनकम बढ़ी भी नहीं घटी भी नहीं, फिर भी उसके प्रोडक्ट का भाव बढ़ गया तो भी वो उसको खरीद रहा है कैसे भी, क्योंकि वो अपना टेस्ट चेंज नहीं करना चाहता, या वो जो प्रोडक्ट खरीद रहा है वही खरीदना चाहता है। तो डिमांड पे इस चीज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते। कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, हम जो भी डिमांड करते हैं उसके ऊपर इस चीज़ का इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। अगला है एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइस। अब हम लोग ऐसा सोचते हैं कि फ्यूचर में भाव बढ़ जाएगा या फ्यूचर में भाव घट जाएगा, तो हमारा एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में प्राइस कैसा होगा। जैसे कि जब मई महीने में या अप्रैल महीने में जब न्यू वीट्स आते हैं, नए गेहूं आते हैं, तो लोग ज़्यादातर परचेस कर लेते हैं, क्योंकि उनका ये रहता है कि बाद में उसका भाव बढ़ जाएगा या फिर प्रोडक्ट क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं मिलेगी। तो इसीलिए उनका यही एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में प्राइस राइज हो जाएगा या क्वालिटी डिक्रीज हो जाएगा, तो अभी ज़्यादा खरीद के रख लो। सब लोग यही करते हैं, आप लोग भी यही करते हैं, मैं भी यही करती हूँ कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करके और उनको ड्रम्स में अच्छे से सेव करके रख लेते हैं। इसी तरह से प्याज के साथ भी करते हैं। जब नए प्याज आते हैं तो ज़्यादातर लोग, अगर बड़ी फैमिली है तो ज़्यादा कंज्यूम करके रखते हैं, छोटी फैमिली है तो वो उनके हिसाब से, पर एक साथ कंज्यूम करके उसको अच्छे से संभाल के रखते हैं, क्योंकि फ्यूचर में भाव बढ़ेगा। और कभी कभी ऐसा भी रहता है कि अभी भाव बहुत ज़्यादा है तो फ्यूचर में भाव घटेगा, तो अभी ज़्यादा नहीं खरीदते, अभी थोड़ा ही खरीदते हैं, जब भाव घटेगा तब इसको ज़्यादा खरीदेंगे। जैसे प्याज के भाव लास्ट ईयर कुछ 40-80 ऐसे समथिंग कुछ हो गए थे, तो लोगों ने उसको खरीदना बंद ही कर दिया था। आप किसी होटल वगैरह पे भी जाओ तो जहाँ पे आपको प्याज दिए जाते थे उसकी जगह वो आपको कुछ और दे देते हैं, जैसे ककड़ी देते हैं या ऐसी कोई कैबेज वगैरह काट के दे देते हैं, ऐसी चीज़ें दे देते थे उसकी जगह पे, प्याज की जगह, क्योंकि वो सस्ता पड़ता था, है ना। तो ऐसे लोग यही सोचते थे कि अभी प्याज खरीदना ही नहीं, क्योंकि इतना भाव बढ़ गया है तो फ्यूचर में कभी ना कभी कम होगा। जब नए प्याज तो उगेंगे ही, जब उसका सीजन होगा या जो भी होगा, तब हम जब आएंगे तब ज़्यादा कंज्यूम कर लेंगे। और एग्जैक्टली लोग यही करते थे, बहुत संभाल के, जिसको बिल्कुल ही उसके बिना काम नहीं चल रहा वो खरीदता था और कम कंज्यूम करता था, है ना, उसको भी संभाल के। कितने सारे मीम्स और जोक बनने लग गए थे प्याज की कीमतों पे। तो यही है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा घटेगा, इस पे भी डिपेंड करता है कि अभी अपन कितना डिमांड करने वाले हैं। अभी जो डिमांड करेंगे वो इस बात पे ज़रूर डिपेंड करता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है। सिर्फ अभी का लोग नहीं देखते, फ्यूचर का भी देखते हैं, उसके हिसाब से अभी वो लोग कंज्यूम करते हैं। जैसे सोने के भाव अभी बहुत ज़्यादा है, तो कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि भाई आगे और बढ़ेंगे, तो अभी ठीक है महंगा है तो भी ले लो। कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि नहीं थोड़ा तो कम होगा, कम होने का वेट करते हैं, अभी नहीं खरीदते। तो सबकी अपनी अपनी एक्सपेक्टेशन है, सबकी अपनी अपनी फ्यूचर को लेके एक मांग बना लेते हैं, एक डिमांड सेट करते हैं दिमाग, उस टाइम अपन इतना खरीदेंगे, ठीक है, अभी नहीं खरीदना। तो ये सबकी अपनी अपनी थिंकिंग पर है, पर फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस होते हैं। एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का अपन डायग्राम से भी समझ लेते हैं, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मैंने बताया था पूरक वस्तु है। हिंदी मीडियम वाले ध्यान दें, ये पूरक वस्तुओं की
डायग्राम है, ये बात तो हमेशा ही ध्यान में रखना कि यहाँ पे एक्स एक्सिस आएगा, यहाँ पे वाई एक्सिस आएगा और यहाँ पे 0 आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव लाइन है ना। इस तरफ जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगी, माइनस में हो जाएगा, नीचे आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, इसलिए ये दोनों पॉजिटिव जो एक्सिस है वो अपन लेते हैं। तो जैसे कि P1 और P, हमेशा इकोनॉमिक्स में ये बात ध्यान में रखना, अगर P है मतलब ये पुराना प्राइस है और P1 है मतलब ये नया प्राइस है, और P2 हुआ तो वो P1 से भी नया प्राइस हुआ। हमेशा के लिए ये अपने दिमाग में सेट कर लेना है। Q1 है तो ये नई क्वांटिटी है, Q है तो ये ओल्ड क्वांटिटी है। तो हमें अगर P प्राइस पे क्वांटिटी देखना है तो हम Q देखेंगे, क्योंकि ओल्ड प्राइस पे क्वांटिटी भी ओल्ड होगी और न्यू प्राइस पे क्वांटिटी न्यू होगी। ठीक है, ये डिमांड कर्व है, ये इन पॉइंट्स को जोड़ के बना। तो ये जो डायग्राम है ये किन चीजों पे डिपेंड है, ये एक है शुगर, y एक्सिस पे है शुगर, x एक्सिस पे है टी। शुगर मतलब शक्कर और टी मतलब चाय पत्ती। देखो, शुगर के भाव अगर कम है तो चाय की मात्रा भी बढ़ रही है, क्योंकि दोनों एक साथ इस्तेमाल होते हैं। और अगर शुगर मतलब शक्कर के भाव बढ़ गए तो चाय की मात्रा भी घट गई। भले ही इसका प्राइस नहीं बढ़ा है चाय पत्ती का, लेकिन फिर भी उसकी मात्रा घट गई, क्योंकि शुगर की भी तो मात्रा घट रही है। मैंने पहले ही बताया था दोनों का इस्तेमाल साथ में होता है। खाली तो चाय पत्ती पिएगा नहीं इंसान, अगर वो टी वाली शक्कर वाली चाय पीता है तो वो शक्कर तो परचेस करेगा ही, पर शक्कर का भाव बढ़ गया है मतलब शक्कर वो कम परचेस कर रहा है तो वो चाय पत्ती भी कम परचेस करेगा। इन दोनों की क्वांटिटी एक जैसी होगी, सेम मात्रा में, जितना भी जो भी क्वांटिटी लेते हैं साथ में इस्तेमाल करते हैं। तो देख लो कि शक्कर की कीमत का असर चाय की मात्रा पे पड़ रहा है। जब कीमत कम थी तो चाय की मात्रा ज्यादा थी, और कीमत बढ़ गई तो चाय की मात्रा कम हो गई। ठीक है, तो ये थी पूरक वस्तुएं। अब हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स, मतलब स्थानापन्न वस्तुएं, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन डायग्राम अब उसका देखेंगे। तो y एक्सिस पे कॉफी है और x एक्सिस पे टी है, मतलब चाय पत्ती है। अब ये दोनों एक दूसरे की जगह लेने वाली चीजें हैं, मतलब चाय की जगह इंसान कॉफी कंज्यूम कर सकता है, कॉफी वाला इंसान चाय कंज्यूम कर सकता है। तो जब कॉफी का प्राइस कम है तो चाय की मात्रा कम है, मतलब चाय की मात्रा वो इंसान नहीं बढ़ा रहा है, क्योंकि कॉफी की मात्रा बढ़ाएगा वो, क्योंकि कॉफी का प्राइस कम है। और जब कॉफी का प्राइस बढ़ जाएगा तो वो चाय की मात्रा बढ़ा देगा, क्योंकि चाय की कीमत तो वही है। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, कॉफी की कीमत बढ़ी है तो कॉफी की जो मात्रा है वो घटेगी। तो जब कॉफी की मात्रा घट रही है तो ऑब्वियसली उसकी जगह कुछ और तो पिएगा, तो उस समय वो क्या पिएगा, चाय पिएगा। इस तरह से ये है स्थानापन्न वस्तु है। तो कॉफी की जगह वो इंसान चाय पिएगा या चाय की जगह वो इंसान कॉफी पिएगा। ये था अपना सब्स्टिट्यूट गुड्स, जो अपन पहले समझ चुके हैं, पर उसका डायग्राम बाकी था। अब हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड इनकम। सिंपल है, ये पहले पढ़ चुके हैं। ये इनकम है y एक्सिस पे, डिमांड है x एक्सिस पे। अब ये डिमांड कर्व ऊपर की तरफ है, देखना डिमांड कर्व कभी भी नीचे होता है, ये इनवर्स रहता है, झुका हुआ रहता है, ऊपर की ओर डिमांड कर्व नहीं होता। लेकिन यहाँ पे ऊपर की ओर है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस नहीं है। प्राइस और मांग का जो रिलेशन है वो इनवर्स है, विपरीत है। लेकिन इनकम का और मांग का जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव है, दोनों साथ में बढ़ते हैं और साथ में घटते हैं। देखते हैं कैसे। जैसे कि इनकम बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ेगी, क्योंकि उसके पास पैसा आ रहा है तो वो नई नई चीजें खरीदेगा, सोचेगा, कभी उसके दिमाग में होगा मेरे को ये खरीदना है वो खरीदना है, तो अभी वो अपनी इच्छाएं पूरी करेगा। तो इसी तरह से डिमांड भी बढ़ती रहेगी। जैसे कि इस पॉइंट पे हम इमेजिनरी लाइन बनाए, जैसे मैंने ये लाइन बनाई। अब देख लो ये सेम प्रपोर्शन है, इनकम इतनी बड़ी तो डिमांड इतनी बड़ी। यहाँ पे एक और लाइन बना देते हैं, जैसे कि इनकम इतनी बड़ी, डिमांड इतनी बड़ी, मतलब दोनों साथ में ही बढ़ रहे हैं, है ना। तो इसीलिए ये क्या है,
पॉजिटिव है। देखो ये लाइंस आपको आपकी बुक्स में नहीं बनानी, इमेजिनरी लाइन आपको एक्सप्लेन करने के लिए है। असली जो है वो यही है, डिमांड कर्व ही है। बाकी ये सारी लाइंस मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बनाई है, तो ये आपको अपनी बुक में नहीं बनानी है, ठीक है। ये था डिमांड कर्व और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही है एग्जाम में। ऐसा कभी नहीं हुआ कि डिमांड कर्व नहीं पूछा गया हो, किसी न किसी रूप में इसको एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं और बहुत इजी है। तो इजी चीजें बहुत अच्छे से समझनी चाहिए। तो इनकम और डिमांड का पॉजिटिव रिलेशनशिप है, इसलिए साथ में बढ़ते हैं और साथ में घटते हैं। तो आज का जो अपना पार्ट बी है, पार्ट सेकेंड है, वो यहीं पे खत्म करते हैं। होप सो आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ दो साझेदार है, अजय और विजय, तो दोनों को देना है। तो यहाँ लिखेंगे अजय और विजय। अजय को कितना देना है, अजय का कितना निकाला हमने अभी, 20,000 रुपए, और इसका 30,000 रुपए। दोनों को मिलाओ कितना होता है, 50,000 रुपए, जो हम अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे। यानी कि 2 लाख का सीधा 10% 20,000 रुपए और 3 लाख का 10% 30,000 रुपए। टोटल कितना हो गया, 50,000 रुपए। तो हम ये भी देख सकते हैं कि 10% का मतलब होता है पीछे से 10 में एक ही जीरो होता है। तो जो भी अमाउंट है उसके, या तो अगर पीछे जीरो है तो उस जीरो को हटा दो, या कोई डिजिट है तो उस एक डिजिट के आगे पॉइंट लगा दो। और अगर मान लो 100 है तो ये हुआ हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखते हैं अगला एडजस्टमेंट। अगला एडजस्टमेंट हमारे बारे में ये बता रहे हैं कि सैलरी के बारे में। इसको 2,000 रुपए पर मंथ देना है और विजय को 36,000 पर एनम देना है। अब ये वर्ड ध्यान रखना, पर मंथ और पर एनम। पर मंथ का मतलब होता है प्रति माह, यानी कि हर महीने देना है आपको, और ये होता है पर एनम यानी कि वार्षिक। एनम का मतलब होता है वार्षिक, या पर ईयर भी आ सकता है। तो ये 36,000 रुपए साल में, तो साल में तो एक बार ही देना है, और इसको 2,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से हर महीने आपको 2,000 रुपए देना है। तो चलिए देखते हैं सैलरी के बारे में। तो सेकेंड एडजस्टमेंट सैलरी का किधर लिखेंगे, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? वेरी गुड, डेबिट साइड। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये एक्सपेंसेस है। तो यहां लिखेंगे टू सैलरी। अब सैलरी क्या दोनों को दे रहे हैं? बिल्कुल दोनों को दे रहे हैं। तो यहां लिखेंगे अजय को कितनी देंगे और विजय को कितना देंगे। तो अजय को 2,000 रुपए अगर एक महीने का दे रहे हैं तो साल में कितने महीने होते हैं, 12। और 12 महीने तक अगर 2,000 रुपए देते हैं तो टोटल सैलरी कितनी हो जाती है, 24,000 रुपए। वेरी गुड। तो यहां इसके बन रहे हैं 24,000 रुपए, और इसके कितने हैं, 36,000 पूरे साल भर के ही हैं। इसको 12 से मल्टीप्लाई मत कर देना, ध्यान रखना। तो 24,000 और 36,000 कितने हो जाते हैं, 60,000। तो 60,000 रुपए की सैलरी हम यहाँ लिख देते हैं। तो ये हुआ हमारा सैलरी का एडजस्टमेंट। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं किसको करना है। अब एडजस्टमेंट आ रहा है अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अपने को यहाँ दे रखा है, कितना दे रखा है, 2,000 रुपए और 3,000 रुपए। कितना दे रखा है, 2,000 और 3,000। यानी कि अभी तक हमारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं। कैपिटल इसमें आएगा ही नहीं। उसके बाद आईओसी का हमने कर दिया है, सैलरी का हमने कर दिया है। उसके बाद अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में चलेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम है या एक्सपेंसेस है, इनकम है ना। तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, तो क्रेडिट साइड में किस नाम से लिखेंगे, वेरी गुड, किस नाम से लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से लिखेंगे। तो यहां पर ड्राइंग का अमाउंट अपने को दे रखा है 2,000 और 3,000, तो इसलिए आपको निकालने की जरूरत नहीं है। यहां लिख देते हैं अजय और विजय। अजय का कितना है, 2,000 और विजय का 3,000। तो अजय के कॉलम में लिखेंगे 2,000 और विजय के 3,000। 2,000 और 3,000 कितने हो जाएंगे, 5,000। तो 5,000 बाहर लिख देंगे। तो समझ में आया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किधर लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
डेबिट साइड में लिखेंगे P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अपना हो गया है दोस्तों। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बाद अगला एडजस्टमेंट है प्रॉफिट रेशियो। 3:2 दे रखा है, लेकिन प्रॉफिट एंड जो लॉस रेशियो दे रखा है वो क्वेश्चन के एंड में काम में आता है, यानी कि जो भी बचा हुआ प्रॉफिट या लॉस है उसको लास्ट में बांटेंगे, क्योंकि अपने पास और भी एडजस्टमेंट है। देख लेते हैं अभी क्या एडजस्टमेंट है। तो यहाँ आ रहा है नेक्स्ट अगला ड्राइंग। ड्राइंग दे रखा है 30,000 और 40,000। क्या ड्राइंग P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर आएगा? अच्छा, तो किस साइड आएगा दोस्तों? ड्राइंग नहीं आएगा P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर। तो ध्यान रखना, यहाँ दो चीजें नहीं आती है। कौन कौन सी? एक तो कैपिटल नहीं आती है और एक ड्राइंग नहीं आएगी। ठीक है, गांठ बांध लेना है इस बात को कि यहाँ P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर कैपिटल और ड्राइंग नहीं आते हैं, लेकिन उनके इंटरेस्ट जरूर आते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से आएगा, और ड्राइंग पे लगने वाला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से आएगा। लेकिन कैपिटल और इंटरेस्ट यहाँ नहीं आएंगे, वो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में ही जाएंगे। और उसके बाद यहाँ था 31 मार्च को प्रॉफिट बचा है। ये सारे एडजस्टमेंट करने से पहले कितना? 2,45,000 रुपए का, यानी कि 2,45,000 का जो प्रॉफिट है वो हमने वहां लिख चुके हैं। यानी कि क्वेश्चन में लगभग सारी बातें हो गई है। अब बचा अपना प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, यानी कि प्रॉफिट रेशियो जो भी बचा हुआ प्रॉफिट या लॉस रेशियो है वो 3:2 में बांटना है। अब करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्लोज। तो यहाँ अपने को क्लोज करते समय ये देखना है कि इसकी डेबिट साइड की टोटल ज्यादा हो रही है काउंटिंग के अंदर या फिर क्रेडिट साइड की। तो अपन काउंटिंग करके देख रहे हैं कि 2,45,000 और 5,000 उधर हो रहे हैं 2,50,000, यानी कि P&L एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड की टोटल हो रही है 2,50,000, लेकिन डेबिट साइड की टोटल हो रही है 50 और 60 1,10,000, यानी कि डेबिट साइड की टोटल कम है, यानी कि एक्सपेंसेस कम हुए और इनकम ज्यादा है अभी भी अपने पास। तो इसका मतलब प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? जब इनकम ज्यादा है और खर्चे यानी कि एक्सपेंसेस कम है तो अपने पास ऑब्वियसली प्रॉफिट बचेगा। तो ये प्रॉफिट कितना है? तो पहले क्रेडिट साइड की टोटल में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 2,45,000 और 5,000 मिला के कितने होते हैं? 2,50,000। तो यहाँ लिखेंगे 2,50,000। 2,50,000 प्रॉफिट क्रेडिट साइड में है, तो डेबिट साइड में भी कितना होना चाहिए? 2,50,000। लेकिन इधर 2,50,000 टोटल नहीं हो रही है। तो चलिए टोटल कर लेते हैं। 2,50,000 कितना कम पड़ रहा है? 50 और 60 हो गए 1,10,000। इधर है 2,50,000। 2,50,000 में से 1,10 तो हो गए। कितने और अमाउंट चाहिए अपने को? सोचिए कितना अमाउंट और चाहिए? वेरी गुड, 1,40,000। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ 1,40,000 लिख दूं तो क्या ये टोटल 2,50,000 हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। 1,40,000। तो फिर इस 1,40,000 के आगे क्या लिखा जाए? तो यानी कि यहां लिखा जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। जो भी अकाउंट आप बनाएंगे नेक्स्ट उस मेथड में दिया होगा, तो कैपिटल या करंट अकाउंट में से एक चीज लिखनी है। तो यहां लिखना है टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। क्या हमारा क्वेश्चन हो गया है? नहीं, अभी ये जो 1,40,000 है ये पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस रेशियो में? 3:2 में, जो हमारा फाइनल काम था। यानी कि अगर ये हम काम कर लेंगे तो लगभग हमारे सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं। तो चलिए अब 1,40,000 को 3:2 में डिवाइड करते हैं। तो पहले यहाँ लिख देंगे कि अजय को कितना मिलेगा और विजय को कितना मिलेगा। अजय और विजय के ये 1,40,000 अजय और विजय के अंदर 3:2 में डिवाइड करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे डिवाइड करते हैं इसको। देखिए बहुत ही आसान है इसको बांटना कि 1,40,000 को 3:2 में बांटना है। यानी कि अजय को देने हैं 3 और विजय को देने हैं 2, यानी कि 3 और 2 मिला के टुकड़े हो रहे टोटल 5। यानी कि इस 1,40,000 के आपको कितने टुकड़े करने हैं? 5। अब उन 5 में से 3 टुकड़े जो हैं वो अजय को देना है और 2 टुकड़े हैं जो विजय को देना है। तो यानी कि 1,40,000 में 5 का भाग देना है, फिर 3 से मल्टीप्लाई करोगे यानी कि गुणा करोगे, वो अजय का हिस्सा आ जाएगा। और अगर आप 3 की जगह 2 से मल्टीप्लाई करते तो वो विजय का आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ कि अजय का प्रॉफिट कितना होगा। तो अजय का प्रॉफिट होगा, अजय का प्रॉफिट में पार्ट होगा, टोटल प्रॉफिट है 1,40,000। 1,40,000 में कितना डिवाइड करना है? टोटल दोनों के टुकड़े डिवाइड करने हैं, यानी कि डिवाइड 5। यानी कि कैसे आया 5? 3 और 2 को जोड़ा 5। हमें किसका निकालना है? 3 यानी कि अजय का हिस्सा निकालना है।
और अगर 3 की जगह 2 लिखोगे तो वो किसका हिस्सा आ जाएगा, विजय का। तो चलिए 1,40,000 के अंदर 5 का भाग देते हैं। तो 5 का भाग जब देंगे तो 5 2 बार बोलेंगे तो कितना आएगा 10, फिर उसके बाद 4 बचा 8 लिखेंगे 40 हो जाएगा। आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, यानी कि ये आया अमाउंट 28,000। ये 28,000 एक पार्ट है। कितना पार्ट है दोस्तों, एक पार्ट, यानी कि 1,40,000 के अंदर जब हम 5 का भाग देंगे तो जो भी अमाउंट आएगा वो सिर्फ एक पार्ट आएगा, यानी कि एक हिस्सा आएगा। अगर उस एक हिस्से को हम 2 से गुणा करेंगे तो विजय का हिस्सा आ जाएगा, उस एक हिस्से को अगर 3 से गुणा करेंगे तो अजय का हिस्सा आ जाएगा। तो यहाँ अपने को 28,000 इंटू 3 करना है। कितना करना है, 3। तो कितना आएगा दोस्तों, करिए, वेरी गुड। क्या करेंगे, 28,000 इंटू 3 करेंगे तो यहाँ अमाउंट आएगा 8 तिया 24 का 4 और 3 दूनी 6 और 2 8, यानी कि 84,000, यानी कि 84,000 रुपए अजय का प्रॉफिट में हिस्सा आ जाएगा। तो यहाँ हम लिख ही देते हैं कि अजय का हिस्सा कितना हो जाएगा, 84,000, यानी कि 84,000। अगर 1,40,000 में से मैं 84,000 माइनस कर दूं तो बाद में बचेंगे 56,000, जो किसका हिस्सा हो जाएगा, अजय का। किसका हिस्सा हो जाएगा, सॉरी, विजय का। 1,40,000 में से 84,000 अगर माइनस कर दे तो विजय का हिस्सा आ जाएगा कितना, 56,000 रुपए। या फिर आप निकाल भी सकते हैं, तो चलिए निकाल लेते हैं। अजय की जगह अब प्रॉफिट किसका निकालना है, विजय का। तो विजय का हो जाएगा, विजय प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,40,000 टोटल प्रॉफिट है, जिसमें डिवाइड किया था हमने 5 से, तो कितना बचा था, 28,000 रुपए आया था एक पार्ट। अब उस 28,000 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 56,000 रुपए, यानी कि 56,000। तो ये अमाउंट हमने निकाले। तो इस तरह से दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ कि 1,40,000 के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया हमने, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, 3:2 में। तो इस तरह से हमारे पूरा P&L एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आई होप दोस्तों बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिमाइंड कर लेते हैं इसको। दोस्तों क्वेश्चन है हमारे पास, अजय और विजय दो पार्टनर है जिन्होंने 1/4/2016 को कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, यानी कि कैपिटल लगाई 2 लाख रुपए और 3 लाख रुपए। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% दोनों को देना है। वार्षिक सैलरी है इसकी 2,000 पर मंथ और इसकी है 36,000 रुपए पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसके 2,000, इसके 3,000 रुपए। प्रॉफिट रेशियो है वो 3:2 है। फिर उसके बाद ड्राइंग जो दे रखी है इनकी, इसकी 30,000 है, इसकी 40,000 है। और 31 मार्च 2017 को 2,45,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 2,45,000 का प्रॉफिट है ईयर एंडेड पे। लेकिन उसके बाद अपने को क्वेश्चन करना है P&L एप्रोप्रिएशन का। तो P&L एप्रोप्रिएशन में सबसे पहले आता है या तो प्रॉफिट या लॉस। तो क्या इस क्वेश्चन में लॉस दे रखा है, नहीं, ये क्वेश्चन शुरू हो रहा है प्रॉफिट से। तो यहाँ प्रॉफिट कितना है, 2,45,000। सबसे पहले प्रॉफिट लिखना है 2,45,000, लेकिन नाम किसके नाम से लिखा जाएगा, बाय P&L अकाउंट। और चाहो तो आप ये भी लिख सकते हैं प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में। फिर उसके बाद ये काम हो गया। फिर उसके बाद चलिए ऊपर से शुरू करते हैं क्वेश्चन को। कैपिटल है 2 लाख और 3 लाख, तो 2 लाख और 3 लाख हमने क्यों नहीं लिखे यहाँ पर, वेरी गुड, क्योंकि वो कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, P&L एप्रोप्रिएशन के पार्ट नहीं है। चलिए तो 2 लाख 3 लाख का एडजस्टमेंट यहाँ नहीं होगा। फिर उसके बाद आईओसी है अपने 10%, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 2 लाख का 10% 20,000 रुपए, 3 लाख का 10% 30,000 रुपए। 20 और 30 मिला के कितना हो गया, 50,000 रुपए, जो हम यहाँ लिखेंगे। अजय को मिले कैपिटल का इंटरेस्ट 20,000 रुपए और विजय को मिला 30,000 रुपए। तो 20 और 30 मिला के कितने हो गए, 50,000 रुपए। फिर उसके बाद आईओसी के बाद आता है सैलरी। इसको 2,000 रुपए महीने का दे रहे हैं, उसके 36,000 साल भर का दे रहे हैं। तो साल भर में महीने 12 होते हैं, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2,000 इंटू 12 करेंगे तो इसकी सैलरी हो जाएगी 24,000 रुपए अजय की, और विजय की हो जाएगी 36,000 रुपए, क्योंकि साल में एक बार ही देनी है 36,000 रुपए। तो 24,000 इंटू 24,000 प्लस 36,000 मिला के टोटल सैलरी हो गई 60,000 रुपए। अभी तक हमारे 1, 2, 3 काम हो चुके हैं। हमें अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में, इसके 2,000 रुपए ब्याज है, इसके 3,000। लेकिन अपने को एक चीज ध्यान में रखनी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा ड्राइंग पे लगता है। तो यहाँ ड्राइंग अमाउंट दे रखा है 30,000 और 40,000, जिसका इस अकाउंट के अंदर कोई रोल नहीं है, लेकिन इसका ब्याज ऑलरेडी निकाल के अपने को दे रखा है, इसलिए अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा है निकालने के लिए। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 2,000 रुपए और 3,000 रुपए। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में आएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से 5,000 रुपए। कैसे आए ये 5,000, 2,000 और 3,000 मिला के, ये 2,000 और 3,000 क्वेश्चन में दे रखे हैं। उसके बाद प्रॉफिट रेशो का काम यहाँ बता रखा है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस रेशो अपन लास्ट में देखते हैं। क्यों, अपने पास ड्राइंग है तो ड्राइंग देख ले हैं, ड्राइंग इस क्वेश्चन में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, P&L एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं है, ये पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट का पार्ट है। तो चलिए ड्राइंग भी हो गया, प्रॉफिट भी हो गया। अब बचा अपना यही 3:2
2 रेशो, यानी कि जो बाद में बचा हुआ पैसा है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हमने क्या किया, क्रेडिट और डेबिट की टोटल देखी, तो उसमें हमें पता चला कि क्रेडिट की टोटल ज्यादा हो रही है। क्रेडिट की टोटल हो रही है 2,45,005 यानी कि 2,50,000 रुपए। तो क्रेडिट की 250 हो रही है, जबकि यहाँ पर सिर्फ ये 2 ही एडजस्टमेंट थे, 50,000 और 60,000 यानी कि 1,10,000। जब 1,10,000 को 250 में से माइनस किया तो कितना बचा, 1,40,000। ये 1,40,000 रुपए क्या कहलाया, पार्टनर्स में जो डिस्ट्रीब्यूट करना है वो प्रॉफिट कहलाया। अब इस 1,40,000 को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिसकी जर्नल एंट्री करेंगे तो टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। जर्नल एंट्री बनेगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट या टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, जो हमने जर्नल एंट्री चैप्टर में देखा था, टॉपिक में देखा था। फिर उसके बाद टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट 1,40,000 को किस अनुपात में बांटना है, 3:2 में, यानी कि 3:2 में हमने डिवाइड करना देखा था। तो इस तरह से दोस्तों ये क्वेश्चन हुआ हमारा कंप्लीट। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इसको एक बार और देखिए, वीडियो को ध्यान से समझिए और कंसेप्ट को बिल्डअप कीजिए, यानी कंसेप्ट बनाइए आप, ठीक है।